नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग हमारी पुरानी जो सीरीज चल रही है पीवाईक्यू डिस्कशन की उसको कंटिन्यू रखेंगे। बस अभी एक छोटी सी बात ये कि हम लोग अभी तक जो डिस्कशन कर रहे थे वो झारखंड जो पीएससी का 2016 का पेपर था उसमें हमने पेपर 1 और पेपर 2 तो ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन की हमने विस्तृत चर्चा करी। इस 200 क्वेश्चन की पूरी विस्तृत चर्चा को हमने 9 वीडियोज के माध्यम से कवर किया। ये सभी के सभी वीडियोज हमारे अपने इसी यूट्यूब चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जरूर उसको भी एक बार देखें, ठीक है। डिटेल में उसमें डिस्कशन किया गया, ठीक है। आज की इस क्लास से हम लोग एक नया पेपर उठा रहे हैं। ये पेपर है त्रिपुरा पीएससी का। कहाँ का? त्रिपुरा पीएससी का। ये त्रिपुरा पीएससी का जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर हुआ था, ये कब हुआ था? 2022 में, है ना। त्रिपुरा पीएससी द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर है वो कब आयोजित किया गया था? 2022 में आयोजित किया गया था। कौन सी सीरीज है ये? सी सीरीज है ना। ABCD में से कौन सी सीरीज है ये? सी सीरीज है। यह पेपर कितने मार्क्स का था? 85 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन थे? 85 क्वेश्चन थे। इस 85 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन, है ना, इस 85 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का डिस्कशन हम नहीं करेंगे, है ना। ये 20 क्वेश्चन क्या हैं? तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट 1 के नाम से दिए हुए हैं। किसके नाम से दिए हुए हैं? पार्ट 1 के नाम से दिए हुए। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें रीजनिंग दी है, मैथ दिया हुआ है, जनरल नॉलेज दिया हुआ है त्रिपुरा का, है ना। वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो इन 20 क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। ये पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन आपके जाकर खत्म होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्या चालू होता है? आपका पार्ट 2 चालू होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 85 तक बात की गई है। हम इन्हीं क्वेश्चंस को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे 2-3 वीडियोज के अंतर। आज ही हम पूरे डिस्कस नहीं करेंगे, 2-3 दिन में कवर करेंगे। आज की इस क्लास को चालू करने के पहले एक छोटी सूचना कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज के तहत हम लोग 7000 प्रश्न कवर कर रहे हैं, जिसमें 70 टेस्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा? यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज और FLT के माध्यम से पूरे पार्ट बी को कवर किया जाएगा। यह आयोग के पैटर्न में निगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन ज्वाइन करनी होगी, है ना। इसके लिए आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन ज्वाइन करनी होगी। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको विस्तृत जानकारी मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको सर्च करना होगा इस लिंक के माध्यम से, ठीक है। चालू करते हैं हमारी आज की अपनी डिस्कशन क्लास को, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर आता है या पहला क्वेश्चन आता है 21वां क्वेश्चन से हम चालू करेंगे, है ना। हम 21वें से चालू कर रहे हैं, तो सबसे पहले 21वां क्वेश्चन आता है कि FSSAI लोगो फॉर फोर्टिफाइड फूड इज, है ना। फोर्टिफाइड फूड का जो लोगो होता है FSSAI के द्वारा जो जारी किया गया है, वह उसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ना। यदि आपको कहा जाए कि आप उसको डिफाइन कीजिए, तो आप उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? यहाँ पर एग्जैक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि सर्कल विथ एन F एंड A प्लस साइन विथ अ रिंग। दूसरा है आपका रेक्टेंगल विथ एन F एंड A प्लस साइन, A प्लस प्लस साइन इन अ रिंग, है ना। तो सबसे पहले आता है सर्कल विथ F एंड प्लस साइन। तो भाई ये सर्कल तो है नहीं कहीं से भी। दूसरा आता है रेक्टेंगल है। तो भाई रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल की दो भुजाएं क्या होती? बराबर होती हैं। यहाँ तो चारों भुजाएं बराबर है, तो ये चारों भुजाएं बराबर वाला क्या कहलाता है? हमेशा स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। तो ये क्या है? फोर्टिफाइड फूड का लोगो है ना। फोर्टिफाइड फूड का ये लोगो है। इसका एक टैग लाइन है ना, इसका एक टैग लाइन है, वो टैग लाइन भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो है संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, है ना। फोर्टिफाइड फूड की टैग लाइन क्या है? वो है संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, ठीक है। अब भारत में जो फूड फोर्टिफिकेशन हो रहा है वो कितनी चीज़ों का भी वर्तमान में हो रहा है? 5 चीज़ों का फूड फोर्टिफिकेशन हो रहा है। कितनी चीज़ों का? 5 चीज़ों का फूड फोर्टिफिकेशन हो रहा है। ये कौन-कौन सी चीज़ें हैं? तो पहला है चावल, है ना। दूसरा है व्हीट गेहूँ, तीसरा आता है एडिबल ऑयल, चौथा आता है मिल्क और 5वां चीज़ आती है जो बहुत पहले से किया जा रहा है, वो चीज़ क्या आती है? सॉल्ट, नमक, है ना। क्या आता है? सॉल्ट, नमक। आगे आने वाली इसी पेपर की अगली क्लासेस में और में हम चर्चा करेंगे कि इनमें से किसमें किस चीज़ का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। मतलब राइस में किस चीज़ का फोर्टिफिकेशन करोगे, व्हीट में किसका, एडिबल ऑयल में किसका, मिल्क में किसका, ठीक है। और यदि ये जानना है ना, यदि ये जानना है कि ये सबका फोर्टिफिकेशन कैसे करते हैं, तो आपको सिंपली सर्च करना है FSSAI का जो रेगुलेशन है ना। FSSAI फूड फोर्टिफिकेशन का रेगुलेशन एक जारी किया गया था
उसको आपको सर्च करना है इंटरनेट में, वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, एक डेटा मिल जाएगा जिसके तहत बताया गया है कि किस चीज़ का फोर्टिफिकेशन करना है, किस चीज़ का फोर्टिफिकेशन नहीं करना है और कितनी मात्रा में करना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका, आयोडाइज्ड सॉल्ट दिया हुआ है, मतलब आयोडीन का फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है, किसमें, सॉल्ट में किया जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, मैंने उसकी है ना फोर्टिफिकेशन की। यदि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे है तो 20 से 30 ppm की होगी, यदि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे है तो 15 से 30 ppm की होगी। क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ द आयोडीन इन सॉल्ट, है ना। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है भाई, 30 ppm की होती है। कितनी होती है, 30 ppm की। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि किस चीज़ से फोर्टिफिकेशन करते हैं। ऑप्शंस हैं सोडियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, है ना। तो किसका हम फोर्टिफिकेशन करते हैं, पोटेशियम आयोडेट का, किसका, पोटेशियम आयोडेट का, ठीक है। तो ये फाइल को आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है और इसके 5-6 पेज जो काम के हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। ये हमारा क्या हुआ, 21st क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था ईट राइट इंडिया मूवमेंट इज अबाउट, है ना। जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया गया है इसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है ना। ये जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट है इसके बारे में मैंने, ये जो कि यूनिट 1 में मेंशन है हमारे, तो मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। इसका लेक्चर आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन कौन सी है, जॉब्स वाला की एप्लीकेशन है, ठीक है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट किसके बारे में है, पहला है ईट हेल्दी ईट सेफ, दूसरा है ईट राइट एंड ईट सेफ, तीसरा है ईट हेल्दी एंड ईट न्यूट्रिशियस, चौथा है कि ऑल ऑफ दी अब, ठीक है। तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट क्या है, यहाँ पे जो राइट शब्द है वो वही सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो वो राइट शब्द दरअसल किसको डिनोट करता है, हेल्दी डाइट को डिनोट करता है, और किसको डिनोट करता है, सेफ डाइट को, है ना। हेल्दी और सेफ डाइट को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। दिस मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द 3 फंडामेंटल थीम्स, है ना। राइट आंसर क्या, ए। 3 थीम्स क्या है इसकी, इफ इट्स नॉट सेफ इट्स नॉट फूड, यदि यह सुरक्षित नहीं है, यदि जिस भोजन की बात कर रहे हैं हम, यदि ये भोजन सुरक्षित नहीं है तो ये भोजन ही नहीं है। यदि ये पर्टिकुलर चीज़ सुरक्षित नहीं है स्वास्थ्य के लिए तो यह फिर भोजन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि पहला थीम क्या है, सेफ फूड की, दूसरी फूड थीम क्या आती है, हेल्दी डाइट की, है ना। हेल्दी डाइट क्या कहती है कि फूड शुडंट ओनली सर्व द पैलेट पैलेट बट इज ऑल्सो मींट फॉर अ बॉडी एंड माइंड, कि खाना ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ शारीरिक विकास के लिए नहीं, मानसिक विकास के लिए भी क्या हो, योगदान देना वाला हो, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेट में ही अच्छा लगे, वह हमारे शरीर को भी अच्छा लगे और मस्तिष्क को भी अच्छा लगे। इसके बाद तीसरी वो आती है थीम, वो आती है सस्टेनेबल डाइट, ठीक है। 3 डाइट हमने रख ली, 3 थीम रख ली हमने, एक सेफ फूड की थीम, दूसरी हेल्दी फूड की थीम, और तीसरी क्या आती है, सस्टेनेबल डाइट की थीम हमने हमने इसमें रखी, ठीक है। ये कब लॉन्च किया गया था, ईट राइट इंडिया मूवमेंट 2018 में। किसने लॉन्च किया था, फसाई ने लॉन्च किया था, ठीक है। टैग लाइन क्या है, सही भोजन बेहतर जीवन, है ना। ईट राइट इंडिया मूवमेंट की टैग लाइन क्या है, सही भोजन बेहतर जीवन, सही भोजन बेहतर जीवन। 23rd क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 12 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 डील्स विद, सेक्शन 12 में क्या बात लिखी हुई है, बस इतनी सी बात इसमें पूछी गई है ना। यदि हम सेक्शन 12 की बात करें तो उसमें सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो होती है उसके फंक्शंस बताए गए, किसके, सेंट्रल एडवाइजरी जो कमेटी होती है, केंद्रीय सलाहकार समिति जो होती है फसाई की केंद्रीय सलाहकार समिति के फंक्शंस बताए गए हैं। वो फंक्शंस यहाँ पे क्या किए गए हैं, लिखे हुए हैं, जो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये फंक्शंस आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि फंक्शंस कहाँ बताए गए हैं, आर्टिकल 12 में, ठीक है, सॉरी सेक्शन 12 में। अगला आता है फॉर फोर्टिफिकेशन ऑफ द व्हीट फ्लोर द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड आर, अभी जस्ट मैंने बताया ना अभी आपको कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को क्या कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं, फोर्टिफाई कर रहे हैं, जिसमें हमने बोला राइस को कर रहे हैं, व्हीट को कर रहे हैं, एडिबल ऑयल कर रहे हैं, मिल्क कर रहे हैं, सॉल्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तुम व्हीट को क्या कर रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो, उसमें किस चीज़ का तुम यूज करते हो या किस चीज़ से उसको क्या कर रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन में जाने के पहले आपको इस टेबल में लेके चलता हूँ, है ना। यहाँ पे मेरे से क्या पूछा गया था, व्हीट फ्लोर का पूछा गया था, ठीक है। ये किसका दिया है, ये 5वें नंबर में मैदा दिया हुआ है, ठीक है। अ, ये रहा फोर्टिफाइड डाटा, ठीक है। ये यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, फोर्टिफाइड डाटा। अब इस पूरे सीक्वेंस में जाएंगे और देखेंगे किस चीज़ से उसको फोर्टिफाई किया जा रहा है। आयरन से किया जा रहा है, फोलिक एसिड से किया जा रहा है, विटामिन B12 से किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलता है हमको आंसर, आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये सब कुछ कहाँ दिया हुआ है,
ये सब कुछ फोर्टिफिकेशन संबंधित चीज़ें कहाँ दी हुई हैं? फूड फोर्टिफिकेशन जो रेगुलेशन लाए गए थे 2018 में फसाई के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसमें इन रेगुलेशंस में बात लिखी हुई है, ठीक है। अब उसमें ये भी लिखा हुआ है कि विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन और हाइड्रोक्सीकोबालामिन के नाम से जानते हैं, वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 0.75 माइक्रोग्राम से लेकर के 0.25 माइक्रोग्राम तक, ठीक है। विटामिन B9 कितना होना चाहिए? 75 माइक्रोग्राम से 125 माइक्रोग्राम तक। क्यों होना चाहिए? ताकि एनीमिया ना हो, क्योंकि इनकी कमी की वजह से क्या होता है? अनीमिया होता है, पर्निशियस अमीनिया होता है। कौन सा? पर्निशियस अनीमिया इनकी कमी की वजह से होता है। यदि आप फेरस आयरन यूज करते हैं तो आयरन का कौन सा सॉल्ट यूज करेंगे? या तो आप फेरस सिट्रेट यूज करेंगे, या फेरस लैक्टेट यूज करेंगे, या फेरस सल्फेट यूज करेंगे, या फिर क्या आता है, फेरिक पायरोफॉस्फेट आता है, या अदर कोई इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर सकते हैं। कितना यूज करेंगे? 28 mg से लेकर के 42 mg तक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कितना? 28 mg से लेकर के 42 mg तक यूज कर सकते हैं। तो क्वांटिटी भी पूछी जा सकती है कि कितना, ठीक है। अभी के लिए राइस में किसका वो किया जाता है फोर्टिफिकेशन, ये सब उसी टेबल से है ना। ये जो टेबल मैंने यहाँ बनाई हुई है वो सब कुछ यहीं से, इसी पेज से है, ठीक है। तो ये जो राइस में आप किसका फोर्टिफिकेशन करते हैं? आयरन का, फोलिक एसिड का, B12 का। इसके अलावा जिंक और विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स का भी ऑप्शनलिंग में किया जा सकता है। आवश्यक किसका है? इसका। इसका तो बस क्या है? विकल्प है, ठीक है। व्हीट फ्लोर की बात करें तो सेम चीज़ है, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12, ठीक है। इसके अलावा जिंक का भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो कि भाई आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 का तुमने कर लिया, लेकिन जिंक, विटामिन ए और थायमिन का भी किया जा सकता है, ठीक है। और राइबोफ्लेविन का, नियासिन का, पैराडॉक्सिन का। पॉइंट नंबर 3 से लेकर के पॉइंट नंबर 6 तक आप क्या कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है। ये पूरा का पूरा क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा क्या हो गया? विटामिन ए हो गया और जिंक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एडिबल ऑयल में किसका करते हैं? विटामिन ए का, विटामिन डी का। दूध में किसका करते हैं? एडी का। नमक में किसका करते हैं? आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। कई बार नमक में क्या किया जाता है? सिर्फ आयोडीन का ही वो किया जाता है। अधिकांशतः नमक में किसका किया जाता है? आयोडीन का। लेकिन कई बार क्या होता है? आयरन का भी क्या कर सकते हैं उसमें? वो कर सकते हैं, फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं नमक में। नमक में जब तक सिर्फ आयोडीन का फोर्टिफिकेशन है तब तक हम उसको क्या बोलते हैं? आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन यदि आयोडीन के साथ साथ आयरन का भी फोर्टिफिकेशन कर देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। क्या बोलेंगे उसको हम? डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, क्योंकि दो चीजों का फोर्टिफिकेशन उसमें हो गया, ठीक है। चलो 25th क्वेश्चन कहता है अमंग द फॉलोइंग विच इंडस्ट्रियल एंजाइम इज नॉट डिराइव फ्रॉम द एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन सा इंडस्ट्रियल एंजाइम एनिमल से डिराइव नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपो ऑक्सीजनेज, है ना, और काइमोसिन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? लाइपो ऑक्सीजनेज, है ना। राइट आंसर क्या है? दिस एंजाइम लाइपो ऑक्सीजनेज इज अ प्लांट डिराइव्ड, है ना। कैसा है ये? प्लांट से डिराइव होता है, ना कि एनिमल से। बाकी ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, काइमोसिन है, ये कैसे होते हैं? एनिमल डिराइव्ड है ना। कैसे हैं? एनिमल डिराइव्ड हैं। जैसे ट्रिप्सिन की बात करें तो पिग या कैटल के पैनक्रियाज से मिलता है। एमाइलेज माइक्रोबियल पोर्शन से मिल जाता है। काइमोसिन काफ के स्टमक से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा रेनेट एंजाइम, है ना। बट लाइपो ऑक्सीजनेज कहाँ से मिलता है? प्लांट डिराइव्ड होता है। कहाँ यूज किया जाता है? बेकिंग इंडस्ट्री में। कहाँ यूज किया जाता है? बेकिंग इंडस्ट्री में। काहे के लिए यूज किया जाता है ना। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है काहे के लिए यूज किया जाता है, तो काहे के लिए यूज करता है? डाव व्हाइटनिंग के लिए। काहे के लिए? डाव व्हाइटनिंग के लिए। डाव क्या होता है? जो आटा आप गूंथ करके रखते हैं, है ना, जो आटा या मैदा आप गूंथ करके रखते हैं तो उसके ऊपर एक जो पफी लेयर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? डाव बोलते हैं। उसमें व्हाइटनिंग लेकर के आने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लाइपो ऑक्सीजनेज का यूज करते हैं, ठीक है। अगला आता है फसाई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर। एफएसएसआई का लाइसेंस निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए हमको आवश्यक नहीं है? फार्मेसी सेलिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये क्या सेल करते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल सेल करते हैं। क्या सेल करते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल सेल करते हैं। और न्यूट्रास्यूटिकल्स मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। वो किसकी कैटेगरी में आता है? फूड की कैटेगरी में आता है, इसलिए उनको चाहिए होगा, है ना। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स यूजिंग न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, वही बात सेम ऑप्शन बी में भी लिखी हुई है। फिर आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहता है कि यूनिट सेलिंग पैकेजिंग मटेरियल। चौथा आता है पल्स और ग्रेनिंग मिलिंग यूनिट्स, है ना। राइट आंसर क्या है? सी, है ना। राइट आंसर क्या है? सी, कि यूनिट सेलिंग पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल बेचने वाली किसी उसको फूड बिजनेस ऑपरेटर को इस फसाई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो किसी प्रकार का कोई फूड नहीं बना रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है उनमें क्या है? कहीं ना कहीं फसाई का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो सर्टिफिकेट भी चाहिए रहेगा, ठीक है।
हमने यहाँ तक बात कर ली। अब आता है 27वां क्वेश्चन, कहता है कि द मैक्सिमम फोर्टिफिकेशन ऑफ आयोडीन इन अ टेबल सॉल्ट एज पर दी फसाई एक्ट 2006। अभी जस्ट पीछे तुमको बताया था ना, अभी जस्ट तुमको पीछे बताया था। यहाँ पे ये टेबल देख लेना, है ना। यहाँ पे इस टेबल में ये लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली एनी पर्सन और एंटिटी इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग फूड रिलेटेड बिजनेस, है ना। कोई व्यक्ति यदि किसी प्रकार के फूड रिलेटेड बिजनेस इन्वॉल्व है तो उसको क्या चाहिए होगा, फसाई का लाइसेंस चाहिए होगा। वो फूड बिजनेस किस प्रकार का हो सकता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए स्विगी जोमेटो चल रहा है तो उसको भी चाहिए क्योंकि वो भी खाना बेच रहे हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट चल रहा है तो उसको भी चाहिए क्योंकि वो खाना बेच रहे हैं। फार्मेसी या मेडिकल स्टोर चल रहा है तो उनको भी चाहिए क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल बेच रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें खैर। अच्छा, यहाँ पे एक काम की जो चीज़ है वो है कि फसाई का लाइसेंस कितने प्रकार का होता है। फसाई का लाइसेंस 3 प्रकार का होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला, स्टेट लाइसेंस वाला, सेंट्रल लाइसेंस वाला। आप कौन सा बनवाएंगे इस पर निर्भर करता है कि आपका टर्नओवर कितना है। यदि आपका 12 लाख से कम का टर्नओवर है तो बेसिक रजिस्ट्रेशन। स्टेट लाइसेंस बनाएंगे तो 12 से 20 लाख के टर्नओवर के लिए, 20 करोड़ के टर्नओवर के लिए। सेंट्रल लाइसेंस आपका जो बनेगा वो 20 करोड़ से ज़्यादा का जो टर्नओवर होगा उसके लिए होगा, ठीक है। खैर, अगला आता है द मैक्सिमम फोर्टिफिकेशन ऑफ द आयोडीन इन अ सॉल्ट एज पर दी फसाई एक्ट 2006 इज। अभी जस्ट पीछे कहीं बताया था कि हम जो आयोडीन का वो करते हैं, फोर्टिफिकेशन करते हैं सॉल्ट में, वो 2 स्तरों पे कर सकते हैं। या तो मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पे करेंगे या फिर कहाँ पे करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन के स्तर पे। कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन के स्तर पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था ये मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पे हो रहा था और या फिर क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे हो रहा था। मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पे 20 से 30 ppm, लेकिन मैक्सिमम तो क्या है 30 ही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्या था 15 से 30 ppm, लेकिन मैक्सिमम तो क्या है 30 है। क्वेश्चन में लौटो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द आयोडीन फोर्टिफिकेशन, ठीक है। कितनी हो गई 30 ppm की। राइट आंसर क्या हुआ दादू, हमारा इसमें डी 30 ppm का हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। वो जो पीछे टेबल मैंने आपको बाँच करके बताई, वही टेबल मैंने यहाँ पर क्या लगाई हुई है आपको, उसकी लगाई हुई है। अब यहीं पर आयोडीन कंटेंट जो आप डाल रहे हैं 15 से 30 ppm का, है ना। 15 से 30 ppm का, दरअसल वो क्या डालते हैं आयोडीन के नाम पे, आप पोटेशियम आयोडेट डालते हैं। क्या डालते हैं, पोटेशियम आयोडेट डालते हैं। यदि आपको क्या करना है, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट बनाना है, क्या बनाना है, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन मिलाना पड़ेगा उसमें। आयरन का फोर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। आयरन का फोर्टिफिकेशन कितना होता है, 850 से लेकर के 1100 ppm तक के बीच का किया जाता है। ये कौन सा आयरन डालते हैं, फेरस सल्फेट डालते हैं अथवा क्या डालते हैं, फेरस फ्यूमेरिक डालते हैं ना। क्या डालते हैं, फेरस फ्यूमेरिक डालते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ अ हाई पीएच फूड इज डन एट, है ना। जो ज़्यादा पीएच वाले फूड होते हैं उनकी प्रोसेसिंग किस स्तर पर, कहाँ पर, कैसे की जाती है ना। तो पहला है रिटॉर्टिंग टेम्परेचर पर, दूसरा है बाई सुपर हीटेड स्टीम में, या फिर बॉइलिंग टेम्परेचर पे, या फिर पास्चुराइजेशन टेम्परेचर की प्रक्रिया से, है ना। तो हाई पीएच फूड्स को हम कहाँ पर प्रोसेस करते हैं, रिटॉर्टिंग टेम्परेचर पे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं ना। कहाँ पर, रिटॉर्टिंग टेम्परेचर पे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ अ हाई पीएच फूड्स इज टिपिकली डन एट रिटॉर्ट टेम्परेचर्स। रिटॉर्टिंग इन्वॉल्व्स द हीटिंग फूड सील्ड इन अ कंटेनर टेम्परेचर्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो 100 डिग्री सेल्सियस कितना हो सकता है, 110 से लेकर के 130 के बीच में हो सकता है। हम इस टेम्परेचर में क्या करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगला, द इंडेक्स एंजाइम इन केस ऑफ अ ब्लांचिंग ऑफ वेजिटेबल इज, है ना। वेजिटेबल्स की ब्लांचिंग में सबसे प्रमुख एंजाइम कौन सा होता है। इंडेक्स एंजाइम का यहाँ पे मतलब क्या है, दरअसल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, ठीक है ना। हमारे ऑप्शन है पॉलीफिनोलेज, है ना। इसी में दूसरा आता है पेरोक्सीडेज, तीसरा आता है कैटलेज, चौथा आ जाता है हमारा फाइलेज, ठीक है। अब इसका कोई आंसर नहीं है ना, ठीक है। इसका कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर ना होने का कारण क्या है, इस क्वेश्चन को त्रिपुरा पीसीएस द्वारा क्या किया गया, डिलीट किया गया, है ना। इस क्वेश्चन को त्रिपुरा पीसीएस द्वारा डिलीट किया गया है। आंसर की ग्रुप में डली हुई है, टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग भी वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को यहाँ से क्या किया गया था उनके द्वारा, यूँ कहें कि बोनस मार्किंग की गई थी। क्या की गई थी, बोनस मार्किंग। सबको एक नंबर दिए गए थे क्योंकि क्वेश्चन क्या हुआ था, डिलीट हुआ था, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो,
तो ये है। अब ये डिलीट करने का कारण क्या है ना, वापस से समझ लेते थोड़ा सा कि इंडेक्स एंजाइम इन अ केस ऑफ ब्लांचिंग ऑफ वेजिटेबल्स, तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं। गलत इन द सेंस कि चारों सही है ना, गलत इन द सेंस क्या है, चारों रोल प्ले करते हैं, कोई कम रोल प्ले करता है, कोई ज्यादा रोल प्ले करता है, बट दैट डजंट मैटर ना, हमको उससे थोड़ा ना मतलब है, हमको मतलब कि रोल प्ले कर रहा है, बात खत्म, ठीक है, कोई कम है कोई ज्यादा है, बट कर तो रहा है। अगला 30th क्वेश्चन, द विटामिन विच आर लॉस्ट मोस्ट रिएडली ड्यूरिंग द कुकिंग, है ना, यदि आप तापमान बढ़ाएंगे कुकिंग प्रक्रिया के दौरान तो कौन सा विटामिन है जो सबसे पहले क्या होगा, खत्म होगा, ब्रेक डाउन होगा, इवेपरेट होगा, कौन सा विटामिन है। देखो जो हीट सेंसिटिव विटामिन होते हैं वो कौन होते हैं, विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। अब तुम देखो विटामिन बी और सी कहाँ पर दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है, तीसरे में भी दिया हुआ है, चौथा यहाँ से हट जाएगा, है ना, चौथा क्या है यहाँ से हट जाएगा। अब वापस से हमने कहा कि कॉमन क्या है इन तीनों में, तीनों में कॉमन हो गया हमारा, सॉरी इसमें नहीं दिया हुआ ना, ए में कहाँ दिया हुआ है, हाँ ए इसमें से बता दो, ठीक है। अब हमारे को दो ऑप्शन बचे, विटामिन बी बचा और विटामिन डी बचा, दोनों में कॉमन क्या है, सी और कॉमन है, विटामिन सी दोनों में क्या है, कॉमन है ना। तो बचा क्या, अब हमको देखना है कि थायमीन में से और राइबोफ्लेविन में से, दोनों में से किसकी हीट सेंसिटिविटी ज्यादा है, कौन पहले क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, है ना। तो राइट आंसर क्या है, बी, राइट आंसर क्या है, बी, है ना। थायमीन और राइबोफ्लेविन को यदि कंपेयर करोगे तो राइबोफ्लेविन ज्यादा हीट वो है, स्टेबल है एज कंपेयर टू द थायमीन, थायमीन क्या होता है, जल्दी ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है। यदि हम थायमीन की बात करें, राइबोफ्लेविन की बात करें, is thiamine is a very heat sensitive and water soluble, it leaches into a cooking water and breaks down quickly at the high temperature, जबकि राइबोफ्लेविन की बात करें, it is a light sensitive destroyed by UV but not very heat sensitive, जबकि ये बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव है, ये उतना ज़्यादा हीट सेंसिटिव नहीं है, इस कारण से हमारा आंसर क्या हुआ, सी प्लस थायमीन, ठीक है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायट्री फाइबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक डायट्री फाइबर की श्रेणी में नहीं आता अथवा नहीं रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे अरेबिनो जाइलेन, है ना, पहला ऑप्शन हमारा अरेबिनो जाइलेन, दूसरा है पैक्टिन, तीसरा है इनुलिन और चौथा आता है नॉन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डाइटरी फाइबर, तो ये अरेबिनो जाइलेन, पैक्टिन, इनुलिन, ये सब के सब क्या डाइटरी फाइबर हैं, ये सब के सब क्या हैं, डाइटरी फाइबर हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, डी, है ना। उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठता है, ठीक है, किससे किसके लिए, हमारे क्वेश्चन के लिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठता, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनुलिन भी, पैक्टिन भी, अरेबिनो जाइलेन भी, तीनों ही क्या होते हैं, उसी कैटेगरी में रखे जाते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर की, डाइटरी फाइबर का केमिकल नेचर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर किस केमिकल नेचर के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे डाइटरी फाइबर दो प्रकार के होते हैं, सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल में उदाहरण क्या है, पैक्टिन है, इनुलिन है, बीटा ग्लूकन है, गम्स हैं, गम्स में क्या है, ग्वार गम है, गम अरेबिक है, म्यूसिलेज है ना, ये सब क्या है, सॉल्युबल उसके डाइटरी फाइबर के एग्जाम्पल हैं। इनसॉल्युबल के एग्जाम्पल क्या है ना, सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, लिग्निन है, रेबनोजाइलिन है, इसके अलावा रेजिस्टेंट स्टार्च है, क्यूटिन है, ये सब क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर ही होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल फैटी एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर इन्फेंट्स, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा फैटी एसिड बच्चों के विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, बच्चों के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, ठीक है। तो लिनोलेइक एसिड, पामटिक एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड और प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। तो इन्फेंट्स के बच्चों के विकास के लिए जो इसेंशियल फैटी एसिड आवश्यक है और वो चाहिए, ये वो कौन सा होता है, लिनोलेइक एसिड, है ना, वो कौन सा होता है, लिनोलेइक एसिड होता है। यह ओमेगा 6 फैटी एसिड का एक प्रकार होता है ना, ये क्या होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड का एक प्रकार होता है। ऐसे ही और क्या चाहिए, है ना, ऐसे ही और क्या चाहिए बच्चों के विकास के लिए, तो अल्फा लिनोलेइक एसिड चाहिए, ठीक है, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक टाइप है। इसके अलावा अरेगडोनिक एसिड चाहिए है ना, वो आपका ओमेगा 6 फैटी एसिड से निकल करके ही आता है, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए आपको, डोकोसो हेक्सेनोइक एसिड चाहिए है, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से निकल करके आता है। मेरी बात का मतलब समझ में आया आपको, बात का मतलब ये है, जो आपको ध्यान में रखने के लिए आवश्यक है वो है कि कौन सा एसेंशियल एसिड बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है, वो कौन सा है, लिनोलेइक एसिड, और उसी का वेरिएंट अल्फा लिनोलेइक एसिड, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एरेक्डोनिक एसिड भी आपके काम का रहेगा, ठीक है।
अब लिनोलेइक एसिड आपको क्यों चाहिए बाहर से, इसेंशियल क्यों हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे के शरीर में नहीं बनता है, एक दूसरा मदर के शरीर में इट कांट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला, ठीक है। तो चूंकि हमारा शरीर इसका निर्माण नहीं कर सकता है, तो फिर हमको ये बाहर से चाहिए होगा भाई, है ना, हमको फिर क्या चाहिए होगा, इसको बाहर से आवश्यक होगा, ठीक है। अगला, A patient consumes 100 ml of a soup containing 20 ग्राम of carbohydrate, 5 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम फैट, 70 ml वाटर, व्हाट विल बी द कैलोरिक वैल्यू ऑफ दी सूप, है ना। सबसे पहले समझो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की कैलोरिक वैल्यू कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी, है ना। 1 ग्राम की कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी। 5 ग्राम प्रोटीन, सॉरी 1 ग्राम प्रोटीन की कितनी होती है, 1 ग्राम प्रोटीन की भी कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी, ठीक है। इसके बाद 2 ग्राम फैट है, 1 ग्राम फैट की कितनी होती है, 9 किलो कैलोरी, है ना। कितनी होती है, 9 किलो कैलोरी। पानी की कैलोरिक वैल्यू कितनी होती है, 0। पानी की कोई कैलोरी नहीं होती है, पानी में किसी प्रकार कोई कैलोरी नहीं होती है। अब तुमको कार्बोहाइड्रेट कितना दिया है, 20 ग्राम, 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम में, तो 20 चौक 80 हो गया, ठीक है। 5 ग्राम प्रोटीन है, तो 5 चौक 20 हो गया। 2 ग्राम फैट है, तो 9 दूनी 18 हो गया। अब जोड़ लो, है ना, ये कितना हुआ, 8 हुआ, 8 2 10 11 1 12 हुआ, कितना निकला भाई, देख लो, 8 80 20 100 118 निकला, है ना। कितना निकला, 118 निकला। राइट आंसर क्या है, 118 किलो कैलोरी, है ना। राइट आंसर क्या है, 118 किलो कैलोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ वाइडली यूज्ड मेथड टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स बाय डिटरमाइनिंग देयर, है ना। तो कीटाणुनाशकों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक रूप से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो कीटाणुनाशक होते जो होते हैं, उनके इवेल्युएशन के लिए जो व्यापक रूप से मेथड प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल कोएफिशिएंट बोलते हैं, ना। क्या बोलते हैं हम उसको, फिनॉल कोएफिशिएंट मेथड का नाम देते हैं, ठीक है। वो ध्यान में रखना है। यहाँ पर 4 मेथड आपको दिए हुए हैं, एक फिनॉल कोएफिशिएंट मेथड है, दूसरा अल्कोहल कोएफिशिएंट मेथड है, तीसरा हैलोजन कोएफिशिएंट मेथड है, चौथा है हैवी मेटल कोएफिशिएंट मेथड, ठीक है। क्या इनके मतलब होते हैं, इसमें आप कंपैरिजन करते हैं। आपका समझो ये डिसइंफेक्टेंट है ना। इस डिसइंफेक्टेंट की अपनी एक प्रभाव क्षमता होगी, उसकी प्रभाव क्षमता को आप कंपेयर करेंगे किसकी प्रभाव क्षमता से, फिनॉल की प्रभाव क्षमता से, या फिर किससे, अल्कोहल से, या फिर किससे, हैलोजन से, या फिर किससे, हैवी मेटल से। यही तो 4 ऑप्शन थे, लेकिन सर्वाधिक जो मेथड प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, फिनॉल वाला। कौन सा, फिनॉल कोएफिशिएंट मेथड का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेथड टू कंपेयर द डिसइंफेक्टेंट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट फिनॉल, द हायर द कोएफिशिएंट द स्ट्रॉन्गर द डिसइंफेक्टेंट। अब कैसे मानेंगे कि भाई ये डिसइंफेक्टेंट बेहतर काम कर रहा है, तो यदि फिनॉल कोएफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है वो बहुत बेहतर काम करने वाला है, ठीक है। अब उसी फिनॉल की जगह आप अल्कोहल यूज कर सकते हैं, हैलोजन यूज कर सकते हैं, या फिर हैवी मेटल यूज कर सकते हैं। 35th क्वेश्चन, बोटुलिज्म अ फूड बॉर्न इलनेस इज एग्जांपल ऑफ, है ना। जो बोटुलिज्म होता है, जो कि एक प्रकार की फूड बॉर्न इलनेस है, वो क्या है, फूड इंटॉक्सिकेशन है, फूड एलर्जी है, फूड इन्फेक्शन है, फूड नन ऑफ द अबव है। ये बोटुलिज्म टोलिनम, है ना। ये जो बोटुलिज्म होता है, इसको हम दरअसल क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, फूड पॉइजनिंग के नाम से। वो पॉइजनिंग दरअसल सामान्य भाषा में, यहाँ की भाषा में क्या कही जाती है, फूड इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है। ये जो बोटुलिज्म होता है, एक प्रकार का टॉक्सिन है, जो कौन प्रोड्यूस करता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम प्रोड्यूस करता है ना। कौन प्रोड्यूस करता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है ना। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो कि एक बैक्टीरिया है, वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बोटुलिज्म, ठीक है, जो कि क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, फूड इंटॉक्सिकेशन कॉज करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, द फैक्टर कॉमनली यूज्ड फॉर नाइट्रोजन टू प्रोटीन कन्वर्जन इन अ फूड इज, है ना। कौन सा फैक्टर यूज किया जाता है नाइट्रोजन टू प्रोटीन कन्वर्जन इन अ फूड में, है ना। तो जो फैक्टर यूज किया जाता है उसको हम कौन सा फैक्टर मानते हैं, 6.25 का, है ना, 6.25 का। ये कहाँ से निकल करके आता है 6.25, उसको समझेंगे। द प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन एंड देयर अमाउंट इन अ फूड इज ऑफन कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग नाइट्रोजन कंटेंट, है ना। जो प्रोटीन होते हैं वो किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से। जो अमाइनो एसिड होते हैं उनका मेन एक जो कंपाउंड होता है वो हर जगह प्रेजेंट रहेगा, वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो अब हम प्रोटीन में नाइट्रोजन कंटेंट कितना है इसको कैसे पता करें, है ना। तो इनडायरेक्ट मेथड हम उसमें एक अप्लाई करते हैं। वो कैसे होता है, द स्टैंडर्ड कन्वर्जन फैक्टर इज 6.25 बेस्ड ऑन दी assumption that the proteins contain 16% नाइट्रोजन।
क्योंकि प्रोटीन में कितना होता है 16% नाइट्रोजन होता है, तो हम एक अजम्पशन के आधार पे हम ये चलाते हैं कि इसका को फैक्टर, इसका फैक्टर कितना होगा 6.25 होगा। ठीक, कितना होगा 6.25 उसका माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से उसको यूज करते हैं। दिस फैक्टर में वेरी स्लाइटली फॉर स्पेसिफिक फूड्स, है ना, जैसे 6.38 हो जाता है मिल्क प्रोटीन के लिए, बट 6.25 इज जनरल स्टैंडर्ड। तो हमको 6.25 याद रखना है, थोड़ा बहुत वेरिएशन अलग अलग प्रोटीन के हिसाब से होता रहेगा। ठीक है, 37th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द फैट एस्टिमेशन, है ना, यदि फूड में क्या करना है, फैट का एस्टिमेशन करना है, वसा का एस्टिमेशन करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, है ना, आयोडीन सॉल्यूशन मेथड, बेनेडिक्ट मेथड, बायोरेट टेस्ट, या फिर आता है इथेनॉल इमल्सन टेस्ट। कौन से मेथड यूज करते हैं हम, इथेनॉल इमल्सन टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आयोडीन जो सॉल्यूशन टेस्ट रहता है उससे हम क्या डिटेक्ट करते हैं, स्टार्च डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, बेनेडिक्ट से हम क्या पता करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर लाइक ग्लूकोज फ्रक्टोज। ठीक है, बायोयूरेट टेस्ट से क्या पता करते हैं, प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड्स को पता करते हैं। आखिरी में हमारा क्या था, इथेनॉल इमल्सन टेस्ट, उससे क्या पता करते हैं, फैट और ऑयल पता करते हैं ना, क्या पता करते हैं, फैट और ऑयल पता करते हैं। वही बात यहाँ पे वापस से लिखी हुई है। ठीक है, 38th क्वेश्चन है, 38वां प्रश्न आज का, इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन अ मीट प्रोडक्ट, है ना, मांस के जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, खाद्य होता है, उसमें किस एक चीज को हम एज अ मीट प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सॉर्बिक एसिड, या फिर सोडियम नाइट्राइट। राइट आंसर क्या है हमारा, सोडियम नाइट्राइट, है ना। तो सोडियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट आर कॉमनली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन मीट प्रोडक्ट्स। ठीक है, दो सॉल्ट हो जाते हैं, एक सोडियम नाइट्राइट हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, सोडियम नाइट्रेट हो जाता है। इनको हम मीट इंडस्ट्री में क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, है ना, ताकि क्या ना हो, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, क्या ना हो, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ था कि सोडियम मेटा बायसल्फाइड, ये भी प्रिजर्वेटिव के तौर पे मीट प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, ससेज सॉसेजेस एंड बर्गर्स। ठीक है, तो सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का भी हम कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन है ना, यहाँ पे ऑप्शन में क्या था आपका, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। हम इसकी जगह पे किसका यूज करते हैं मीट इंडस्ट्री में, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का। काहे में यूज करते हैं, सॉसेजेस में, बर्गर्स में, है ना, जो बर्गर होते हैं मीट बर्गर, जो डोमिनोज वगैरह में बर्गर मिलता है, वो कौन सा कैसा बर्गर होता है, मांसाहारी बर्गर होता है। ठीक है, नॉन वेज बर्गर होता है, तो उसमें हम किस प्रकार की चीज़ों का यूज करते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं। इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हो मीट इंडस्ट्री में, है ना, एक तो क्या हो गया सोडियम नाइट्राइट, दूसरा सोडियम नाइट्रेट, तीसरा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, और क्या यूज कर सकते हो, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। किससे बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। किससे बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, कैंसर कॉज करता है, इसलिए इसको जनरली यूज नहीं किया जाता। ठीक है, ध्यान में रखना है, फॉर्मेलिन यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेलिन कैसे बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड क्या कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, HACCP या मैनेजमेंट सिस्टम इन विच फूड सेफ्टी इज एड्रेस्ड इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, HACCP के तहत कितने FSMS सिस्टम यूज किए जाते हैं ना, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसके तहत HACCP आता है। उस HACCP के तहत कितने प्रिंसिपल्स को आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो 7 प्रिंसिपल्स, है ना। HACCP इज बेस्ड ऑन दी 7 प्रिंसिपल्स। ये 7 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी कंडक्ट हजार्ड एनालिसिस पहले करोगे, फिर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट पता लगाओगे, फिर क्रिटिकल लिमिट लगाओगे, फिर मॉनिटरिंग प्रोसीजर को इस्टेब्लिश करोगे, फिर करेक्टिव एक्शंस लोगे, फिर वेरिफिकेशन करोगे, और फिर आखिरी में क्या आता है, रिकॉर्ड कीपिंग करोगे, डॉक्यूमेंटेशन करोगे। ठीक है, तो ये 7 स्टेप पे क्या है, HACCP बेस्ड है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन आता है, which agency provides advice and a support to develop radio nuclide contamination in food and food irradiation, है ना। देखो, रेडियो एक्टिव चीजों के संबंध में इस धरती में जहां कुछ जो कुछ हो रहा होगा उस सब के बारे में कौन काम करेगा, IAEA का काम करेगा, है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दायित्व है कि वह इरेडिएशन के संबंध में, रेडिएशन के संबंध में हर प्रकार का विकल्प अपनाएगी, निर्णय लेगी, वो फिर रेडिएशन किसी भी सेक्टर में हो रहा हो, चाहे हमारा सेक्टर जो फूड वाला है उसी में हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर ये 3 संस्थाएं हैं, OIE, ISO और FAO, उनके बारे में छोटी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है, चाहे तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि OIE क्या है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका वर्तमान में नाम क्या है, OIE पुराना नाम है, वर्तमान में नाम क्या है उसका, वोआ, है ना, उसका वर्तमान नाम क्या है, वोआ। ठीक है,
और नाम ही से पता चल रहा है कि वो काम क्या कर रहे होंगे। आईएसओ क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आपको पता होगा मेरे ख्याल से। फाओ के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। फाओ ने डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर के कोडेक्स एलिमेंटरिस कमीशन की स्थापना करी थी, उसको भी हमने पढ़ा हुआ है, उसका वीडियो अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा आज का चर्चा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक की बात करी है ना। क्वेश्चन नंबर 40 के आगे यहाँ तक की हमने बात कर ली है। यहाँ के आगे क्वेश्चन नंबर 41 से हम आगे चर्चा करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।